ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक कंपेरेटिवली क्या है, छोटा है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आज यही लेक्चर में क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। और अगर ये लेक्चर में नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक और एडिशनल लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, यस। एनीवे, तो वी से कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये लाइट कैसी ट्रैवल करती है या कैसे प्रोपोगेट करती है, या लाइट का एग्जैक्टली नेचर क्या है। ओके, बहुत सारी थियरीज क्या की गई, प्रपोज की गई। ओके, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, लाइट जो है आइदर इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट है, ओके, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, या जो लाइट है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन्स। ओके, यस, यानी फोटॉन्स यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी बंडल्स, क्वांटा। ओके, यस। तो ये तो हम लोगों को पता है कि either we say light has a particle nature or it has a wave nature. Okay, we say light exhibits what, okay, dual nature. Okay, but ओवरऑल अगर हम लोग पूरा ओके बेसिक से देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज प्रपोज की गई। ओके, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थियरी विच इज व्हाट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी, उसके कुछ पॉस्टुलेट्स दिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला पॉस्टुलेट है, ओके, इट इज every source of light emits large number of tiny particles known as corpuscles in a medium surrounding the source. Okay, these corpuscles are perfectly elastic, comma rigid and weightless. Okay, अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, these corpuscles are perfectly elastic. ओके, ये जो इलास्टिक है इट इज इन टर्म्स ऑफ कोलिजन, ऐसा ध्यान में रखो। कॉमा रिजिड, रिजिड यानी इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है। एंड दे आर वेटलेस, वेटलेस या मासलेस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यस। नेक्स्ट जो है हम लोग बोलते हैं द कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो ये जो है ये सब पॉस्टुलेट्स है। जब कॉर्पस्कल एमिट होते हैं, ओके, तो वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं, ओके, विद अ वेरी हाई स्पीड। और ये जो स्पीड्स है, ओके, दी स्पीड्स दे वेरी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द मीडियम इन विच दे आर ट्रैवलिंग। ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो ये फिनोमिना है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्यों ट्रैवल करती है, तो वो ये पॉस्टुलेट से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, दैट इज वन गेट्स अ सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन द कॉर्पस्कल्स फॉल्स ऑन द रेटिना। यानी जब रेटिना के ऊपर ये कॉर्पस्कल्स, ये जो छोटे पार्टिकल्स है, ये जब गिरते हैं तो हम लोगों को लाइट का सेंसेशन होता है। ओके, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉस्टुलेट दिया हुआ है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल। तो ये फिलहाल टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो भी पॉस्टुलेट्स दिए ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स और इसके सक्सेस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर पाया वो, ओके, तो हम लोग बोलते हैं दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ बट हैड ड्रॉबैक्स एज फॉलोज। ओके, यानी उसका सक्सेस क्या है तो ये आप लोगों ने नोट करके रखना है। इट कुड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये तो आपको पता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ओके, एट दैट पर्टिकुलर सरफेस, या वो जो सरफेस के ऊपर का एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइट सोर्स। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। तो ये बेसिकली जो है, ओके, वो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई है, यानी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये तीनों जो फिनोमेनाज है वो एक्सप्लेन कर पाई है। ठीक है, यस। अब हम लोग बोलेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ओके, तो ड्रॉबैक्स में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ सर्फेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम लोग बोलते हैं अगर आपके सामने एक ग्लास सर्फेस है तो आपको वो ग्लास सर्फेस के अदर साइड का भी दिखता है, यानी उसके अपोजिट साइड का भी दिखता है। ठीक है, साथ में आपको आपकी एक इमेज भी दिखती है। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो जो ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस है उसके सामने खड़े होके देखिए, आपको सामने का भी दिखता है, लेकिन उस पर आपको एक बहुत क्लियर इमेज तो नहीं, मिरर जैसी नहीं, लेकिन आपको उसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो ये किसके वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये बेसिकली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है तो ये टॉपिक में देखने वाले हैं। और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक देखा हुआ है और 3 या 4 लेक्चर्स भी बनाए मैंने। ठीक है, यस। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। थर्ड वाला पोस्टुलेट देखना है, दिस थ्योरी प्रेडिक्टेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ओके, विच वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड रॉन्ग बाय फोकॉल्ट।
हेंस द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ओके, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोगों को पता है कि लाइट का जो स्पीड है, okay, तो वैक्यूम या फिर एयर में क्या है, मैक्सिमम है। ओके, और जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम में एंटर करता है, ओके, सो इट अंडरगोस व्हाट, रिफ्रैक्शन। और साथ में वो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है, तो वो भी कम होती है। ये हम लोगों को अभी पता है। लेकिन वो टाइम पे जब ये थ्योरी प्रपोज की थी, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो कॉर्पस्कल है, दे ट्रैवल फास्टर इन वॉट, डेंसर मीडियम। ठीक है, यस। तो वो एक सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। उसके वजह से ये पूरी जो थ्योरी थी वो हम लोगों ने क्या की, रिजेक्ट की। ठीक है, यस। और इसमें एक और पॉइंट ऐसा आता है, when particles are emitted from the source of light, okay, then mass of source of light must decrease, but experiment showed that there is no change in the mass of the source of light। यानी हम लोग बोलते हैं कि इमेजिन करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक फिलामेंट लिया, लेट अस से टंगस्टन फिलामेंट लिया। ओके, तो टंगस्टन फिलामेंट में से जब करंट पास होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इट गेट्स हीटेड, वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। अब अगर कॉर्पस्कुलर थ्योरी कंसिडर किया, तो वो क्या एमिट कर रहा है, पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। इमेजिन करो आप उसको कंटिन्यूसली, ओके, लेट अस से 100 आवर्स आप उसको क्या कर रहे हो, ऑन रख रहे हो। ठीक है, 100 आवर्स के बाद एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे कि 1 माइक्रोग्राम का तो भी थोड़ा बहुत फर्क आना चाहिए, यानी जो उसका मास है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या जो फिलामेंट है उसका वेट कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोग चेंज देखते नहीं है। ओके, तो ये भी वन ऑफ द रीजन था कि हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। ठीक है, यस। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई उन्होंने कि to overcome the drawbacks of Newton's corpuscular theory, Huygens came up with the wave theory, okay, which was corrected with the help of what, Maxwell's electromagnetic theory। अब बेसिकली क्या है, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो था, ओके, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आया, ओके, टू अंडरस्टैंड, ओके, द नेचर ऑफ लाइट, दैट वाज व्हाट, हाइजेंस वेव थ्योरी। लेकिन हाइजेंस वेव थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसको करेक्ट किया गया। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आई, दैट वाज व्हाट, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ओके, ये सीखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस में विल अंडरस्टैंड द हाइजेंस वेव थ्योरी। और जो टॉपिक है वो हम लोग बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरी ओनली। ओके, तो ये जो थ्योरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दो थ्योरी दी हुई है, दैट इज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में जाएंगे। तो हम लोगों ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझा, नाउ विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी समझेंगे। ओके, एंड उसके बाद जो लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, दैट विल बी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेव थ्योरी या फिर हाइजेंस वेव थ्योरी। ओके, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, we say the wave theory of light was proposed in 1678 by a Dutch scientist, Christian Huygens. It was later developed by Young and Fresnel. Its characteristics were, तो जो पहला इसमें postulates है या characteristic है वो है, light travels in the form of longitudinal waves which travel with uniform velocity in a homogeneous medium। okay, we all know that कि जो light है तो वो actually हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव नहीं है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, लेटर ऑन इट वाज प्रूव टू बी ट्रांसवर्स वेव। अब ये भी ध्यान में रखना है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव भी नहीं है, उसका नेचर ट्रांसवर्स है। नेचर यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव का आपको फॉर्म मिलता है। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स को जब स्टडी करता हूँ, तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होता है ना, ओके, तो वो फ्लक्चुएशंस का भी नेचर क्या है, इट इज, यू कैन से, साइनसॉइडल इन नेचर। इट इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेटर ऑन इट वाज प्रूव टू बी ट्रांसवर्स वेव, ये क्या है, ये मैं बोलूंगा इट इज पार्शियली इनकरेक्ट। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे ये 100% करेक्ट नहीं है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट का नेचर इज व्हाट, ओके, इट इज सिमिलर टू ट्रांसवर्स वेव बट इट इज नॉट ट्रांसवर्स वेव। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव क्या है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव, यानी उसको क्या लगता है, मटेरियल मीडियम लगता है। लाइट को हम लोग बोलते हैं इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। ये बात आपको आई समझ में, मैं वापस बताता हूँ। अगर आप ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म को स्टडी करोगे तो उसका नेचर कैसा आता है, साइनसॉइडल। और हम लोग बोलते हैं अगर लाइट वेव के आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को भी स्टडी करोगे तो उनका भी नेचर कैसा आता है, साइनसॉइडल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट वेव, ओके, इट इज सिमिलर टू वॉट, ट्रांसवर्स वेव इन द फॉर्म ऑफ वॉट। तो हम लोग बोलेंगे कि जो उनका साइनसॉइडल नेचर है, तो वो रिलेशन में हम लोग बोलेंगे कि सिमिलर है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेटर ऑन इट वाज प्रूव टू बी ट्रांसवर्स वेव, ओके, मेरे हिसाब से क्या, इट इज एक्चुअली वॉट, इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज वॉट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द वेव्स। ये बिल्कुल सही है। हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है, ओके,
तो उसका जो कलर है हम लोग बोलते हैं, ओके, स्पेशली लाइट यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ओके, तो उसके जो कलर चेंज होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी और यू कैन से बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द लाइट एंटर आवर आईज वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट, ओके, तो ये सिमिलर टू क्या है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ओके, लाइट जब हमारे आंखों में एंटर होती है, ठीक है, और वो जो इमेज फॉर्म करेगी वो कहाँ पे फॉर्म करती है, रेटिना पे फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे a material medium is necessary for the propagation of longitudinal waves. So, to explain the propagation of light waves through vacuum, Huygens suggested the existence of an hypothetical medium called luminiferous ether, which was supposed to be pervade in space. Since ether could not be detected, it was attributed properties like zero density and perfect transparency. अब अगर हम लोग फर्स्ट पॉस्टुलेट देखेंगे तो हाइजेन ने क्या बोला है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। For light, if it travels in the form of longitudinal waves, okay, which is a mechanical progressive wave, तो उसको ट्रैवल या प्रोपोगेट करने के लिए क्या लगेगा हमें, ओके, एक मीडियम लगेगा। और अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है, ओके, तो स्पेस में तो कुछ नहीं है, हम लोग बोलते हैं वैक्यूम है, यानी कोई मीडियम ही नहीं है। तो वो जो लिमिटेशन है, ओके, उसको दूर करने के लिए, यानी जो पहला पॉस्टुलेट है वो एक्चुअली उसका गलत था, तो उसको ओवरकम करने के लिए, ओके, उसने एक और सब पॉस्टुलेट ऐसा दिया कि देर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूमिनिफेरस ईथर। और ये ल्यूमिनिफेरस ईथर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी क्या, तो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके, एवरीवेयर इन द स्पेस, और यू कैन से गैलेक्सी, ओके, यस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि अगर ये ओमनी प्रेजेंट है तो हम लोग इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, ओके, या इसको फील क्यों नहीं कर पाते, या देख क्यों नहीं पाते। तो उसके लिए भी उसने एक और रीजन दिया कि इट वॉज एट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज लाइक वॉट, जीरो डेंसिटी, ओके, एंड परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। यानी यहाँ पे एक सब पोस्टुलेट ऐसा लिया कि बेसिकली एक मीडियम प्रेजेंट है, हाइपोथेटिकल मीडियम, ओके, और उसको प्रॉपर्टीज भी अलॉट करती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, जीरो डेंसिटी एंड परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी, ओके। लेकिन बाद में हम लोग बोलते हैं कि बाय एन एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म बाय माइकलसन एंड मोरले, ओके, ये प्रूव हो गया कि देयर इज नो सच मीडियम लाइक ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो ये हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स में, ओके। लेकिन ये चारों पोस्टुलेट जो है आई होप आपको समझ में आए, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो थ्योरी उसके सक्सेस एंड ड्रॉबैक्स देखेंगे। तो व्हाट आर द सक्सेसेस, it could explain the laws of reflection, refraction, interference, diffraction, etc. ठीक है। The wave theory predicted that the speed of light in optically denser medium is less than that in optically rarer medium, okay, which was experimentally proved by Foucault, okay। तो ये दो क्या है उसके मेजर सक्सेसेस है। लेकिन अगर हम लोग इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहला ड्रॉबैक क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, यस। सेकंड वन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना लाइक polarization of light, phenomena like Compton effect and photoelectric effect. It was modified later that light is transverse wave. Again, light transverse wave नहीं है, उसका नेचर क्या है, इट इज सिमिलर टू ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, अभी कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने एक टॉपिक देखा हुआ है कि जब हम लोग बोलते हैं कोई मेटल सर्फेसेस है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट गिरती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो लाइट है दैट इज एब्जॉर्ब बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो बेसिकली जैसे जो कुछ रेडिएशंस होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है, जैसे एक्सरे हो गए या गैमा रेज हो गए, तो जब हम लोग, ओके, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज या गैमा रेज देखते हैं तो एक इफेक्ट देखा जाता है जहाँ पे जो स्कैटर्ड एक्सरेज है उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद, ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। हम लोग बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोथेटिकल ईथर वर स्टडीड फर्दर बाय माइकलसन एंड मोरले विद देयर apparatus बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बीम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो माइकलसन एंड मोरले का जो apparatus था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, interference of light beams, okay। The experiments concluded that there is no ether track when the earth moved through it. This and other experiments prove that the ether does not exist. अब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर बेस्ड था, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अर्थ है, ओके, वो कॉन्स्टेंटली रोटेट होती रहती है और वो उसका रिवोल्यूशन भी क्या रहता है, चालू रहता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ के आजू बाजू ल्यूमिनिफेरस ईथर है, तो वो ल्यूमिनिफेरस ईथर में से वो क्या हो रही है, पास हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक ड्रैग होना चाहिए जिसको बोलते हैं ईथर ड्रैग। और वो ईथर ड्रैग की वजह से हम लोग बोलेंगे जो इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, दैट शुड चेंज
विथ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर थोड़ा टाइम पीरियड बाद में अगर देखो, लेट अस से अगर मैं उसको डेज या मंथ्स में स्टडी कर रहा हूँ, तो देयर शुड बी एटलीस्ट सम चेंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, लेकिन ऐसा कोई चेंज देखा नहीं गया। इससे ये कंक्लूड हो गया कि देयर इज नो सच मीडियम विच इज कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर। ये क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको हाइजेंस वेव थ्योरी, ओके, उसके सक्सेस और उसके ड्रॉबैक समझ में आए। ठीक है, अब सीक्वेंस में अगर हम लोग जाएंगे तो जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज व्हाट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, तो इसका एकदम कुछ फ्यू पॉइंट्स दिए हुए वो देख लेते हैं। मैक्सवेल postulated existence of electromagnetic waves. He established a relationship between the magnetism and electricity. The velocity of electromagnetic waves was experimentally found to be equal to that of light. Hence, the light waves were also assumed to be electromagnetic waves. It was also observed that no medium was necessary for the propagation of electromagnetic waves. तो आपको बेसिकली यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है, ओके, कि यहाँ पे जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो उसमें उसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या एसोसिएटेड है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ओके, तो उसकी एनर्जी पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहती है, ओके, डिवाइडेड रहती है। ओके, यस, और जो दोनों फील्ड्स है वो एक दूसरे को क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो यहाँ पे उन्होंने बहुत शॉर्ट में दी हुई है, लेकिन उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि जो लाइट वेव्स है, ओके, तो दे एक्चुअली ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेसिकली ये कैसे बोला गया, हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव्स का जो स्पीड है, ओके, वो एक्सपेरिमेंटली क्या निकला, तो सेम निकला। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी ऑब्जर्व किया गया कि देर इज नो मीडियम, ओके, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो लाइट है वो किस तरह से स्पेस में से ट्रैवल हो रही है। ओके, जैसे सन से जो अपने को लाइट मिल रही है, तो लाइट हमें क्यों मिल रही है, बिकॉज दिस लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो फिलहाल इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और थ्योरी है दैट इज व्हाट, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय प्लैंक टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीखा है कि कोई बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, क्या करती है, एनर्जी एमिट करती है या रेडिएट करती है। और अगर हम लोग बोलते हैं वो ब्लैक बॉडी है, उसका एमिसिव पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओके, लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा। ओके, यस, इसको आप एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स भी बोल सकते हैं। Each quantum of light, called as photon, has energy E is equal to what? H into nu, where nu is the frequency of the light and H is Planck's constant. अब ये जो है ये पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे इन द टॉपिक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। ठीक है, तो इसके साथ जितने भी अलग अलग थेरीज थे ये टॉपिक में रिलेटेड टू लाइट, वो हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ओके, ओके, तो जो अभी अगला कंसेप्ट है दैट इज वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या है, तो ये आप लोगों को पता है, जैसे स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही, लेकिन इसका मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो लाइट, जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, हर डायरेक्शन में लाइट वेव्स एमिट करेगा। ठीक है, इमेजिन करो इन स्मॉल टाइम इंटरवल टी, जो लाइट वेव्स है वो सब डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगी, ओके, इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वॉट, सी इंटू टी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस सी इंटू टी ट्रैवल करने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक इमेजिनरी स्पीयर तैयार हो जाएगा। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे हमें एक लोकस ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। वो लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या रहने वाला है, जहां पे सब डायरेक्शन से जो लाइट वेव्स आ रही है, ओके, वो पर्टिकुलर लोकस पे क्या हुई है, रीच हुई है। इमेजिन करो एक पॉइंट है और वहां से लाइट वेव सब पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रही है। तो जब वो डिस्टेंस सी टी ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अगर वो लाइट वेव्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अगर मैंने कनेक्ट किया, तो 3 डायमेंशन में मेरे को क्या मिलेगा, एक स्पीयर मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर स्पेरिकल वेव सरफेस और स्पेरिकल वेव फ्रंट। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वेव सरफेस है, तो उसके जितने भी पॉइंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल एनर्जी के रहते हैं। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, जो इक्वल इंटेंसिटी के हैं, अगर उनको मैं एक साथ कनेक्ट करता हूँ, सो वी कॉल इट एज व्हाट, ओके, बेसिकली वी कॉल इट एज वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है, इट कैन बी प्लेन वेव फ्रंट ऑल्सो। ठीक है, यस। तो अगर आप देखोगे, तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सिमिलर टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच waves reach simultaneously so that all the points are in the same phase and they are also of equal intensity। ये ध्यान में रखना है, is called as what, wave front। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ,
तो इमेजिन करो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको क्या देने वाला है, इट इज गोइंग टू गिव यू स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये स्पेरिकल वेव फ्रंट जैसे जैसे आगे प्रोपोगेट होगा इसका रेडियस बढ़ते जाता है और इसका सरफेस एरिया क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रोपोगेशन कैसे होता है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन हम लोग बोलेंगे आफ्टर ट्रैवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस व्हाट विल सी इज, ओके, कि ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर लेता है, ओके, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अभी यहाँ पे जो लाइट वेव्स है उसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है तो हम लोग बोलेंगे जो वो स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो उसका एक छोटा सा जो पार्ट है इट कैन बी कंसिडर्ड एज वॉट, लीनियर इन नेचर और प्लेन इन नेचर। तो हम लोग बोलेंगे दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। एंड द लाइन्स विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, okay, these are called as what, so we call it as, okay, wave normals, okay। यानी बेसिकली वेव फ्रंट कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल होना है वाला है या आगे प्रोपोगेट होने वाला है, तो वो डायरेक्शन, ओके, दिखाने वाली जो लाइंस होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेव नॉर्मल। अब इसको वेव नॉर्मल क्यों बोलते हैं हम लोग, ओके, बिकॉज ये जो लाइंस है वो वेव सर्फेस को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। इन केस ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट हम लोग बोलते हैं वेव नॉर्मल का नेचर कैसा है, इट इज रेडियल। ये आपको आ रहा है समझ में। तो वेव नॉर्मल का जो डायग्राम है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो वेव नॉर्मल्स बनाई हुई है, ओके, इन केस ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट तो वो कैसी है, इट इज रेडियल इन नेचर। इन केस ऑफ यू कैन से प्लेन वेव फ्रंट अगर आप देखोगे तो ये जो वर्टिकल जो लाइंस है वो एक्चुअली क्या है, ऐसे वर्टिकल प्लेन्स है, और ये वर्टिकल प्लेन्स क्या बता रहे हैं, तो वेव फ्रंट कैसे आगे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और इसको जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो क्या बता रही है, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइंस है दीज आर वेव नॉर्मल्स, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बता रही है प्लेन वेव फ्रंट का, ओके। तो प्लेन वेव फ्रंट के केस में मैं बोलूंगा जितने भी वेव नॉर्मल्स हैं वो एक दूसरे को क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन अ ल्यूमिनस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस द एनर्जी ऑफ द डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और हम लोग बोलते हैं ये जो वेव्स है वो क्या बेसिकली फॉर्म करते हैं, वी से दे फॉर्म अ वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट आगे कैसे प्रोपोगेट होता है, ओके, तो उसके लिए जो हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज if it is a secondary source of light and it will emit secondary waves in all possible directions, okay। यानी जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके ऊपर का हर एक जो पॉइंट है इट विल बिहेव एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो खुद के वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। अब ये जो खुद के वेव फ्रंट क्रिएट करता है इसका साइज क्या रहता है, कंपेरेटिवली बहुत छोटा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये जो है ये आपको सेकंड पोस्टुलेट में दिया हुआ है, द न्यू secondary wavelets are more effective in forward direction only, that is the direction of the propagation of wavefront, ठीक है। yes, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये हर एक पॉइंट है विच इज एक्टिंग एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो इसके जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होने वाले जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोलते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी जो डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं, लेट अस से अगर आपके हिसाब से अगर मैंने बताया, ओके, तो आपके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तरफ से होगा, ओके। अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट जो है वो इस तरह से ट्रैवल करेगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, और जो रिवर्स डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। और जो थर्ड वाला है, द रिजल्टेंट वेव फ्रंट या जो न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट रहेगा इज गिवन बाय अ टेंजेंशियल सर्फेस टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, ओके, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास में भी लिया हुआ है लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट अस से पी क्यू इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, ओके, स्पेरिकल वेव सर्फेस आप बोल सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो पॉइंट सोर्स एस है, ओके, तो इन सम टाइम इंटरवल, ओके, हम लोगों को एक इनिशियल पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट मिला हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे पी क्यू, ओके। यस, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पी क्यू के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, बाय हाइजेंस वेव प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोगेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि
ये हर एक जो पॉइंट है इट विल एक्ट एज व्हाट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ओके, एमिटिंग लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और हम लोग बोलेंगे इन स्मॉल टाइम इंटरवल टी, ओके, जो वहां से लाइट वेव्स निकलेंगे, ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू टी। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे बाद में आप देख सकते हो। मेरा बोलने का बस इतना मतलब है कि पॉइंट ए से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट सी टी। तो ये जो स्पीयर है, ओके, या जो सेकेंडरी वेवलेट है उसका रेडियस कितना है सी टी, ओके। तो ऐसे में जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है वो बना लेता हूँ। और अगर मैं कॉमन टेंजेंशियल सरफेस बनाता हूँ, पेरिकल टेंजेंशियल सरफेस, जिसको मैं बोल दूंगा पी डैश क्यू डैश, तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस है पी डैश क्यू डैश विच इज एनक्लोजिंग ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी द न्यू पोजिशन ऑफ व्हाट, तो प्राइमरी वेव फ्रंट पी क्यू। यानी इस तरह से हम लोग बोलते हैं पी क्यू जो है वो आगे ट्रैवल होके क्या बन गया पी डैश क्यू डैश। और इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट है वो ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रैवल करते जाती है। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अभी जैसे ये स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए दिया हुआ है, ओके, सेम कंसेप्ट उन्होंने क्या दिया हुआ है प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी दिया हुआ है। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट है उसका इनिशियल पोजीशन है पी क्यू, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिए हैं, और इन टाइम टी हम लोग क्या बोलेंगे, वो अपने सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म करेंगे। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दीज आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई गई, ठीक है, यस। और ये जितने भी वेवलेट्स हैं इनको अगर मैं कॉमन टेंजेंशियल सरफेस बनाता हूँ दैट विल गिव मी व्हाट, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ये क्लियर है आप लोगों को। सो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ओके, ये हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है आपका दैट इज रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, इसमें हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोग ये इसके लिए प्रूव करेंगे, तो वी आर गोइंग टू से फॉर अ वेव फ्रंट ये प्रूव करने वाले हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू यूज हाइजेंस, ओके, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, वेव प्रोपोगेशन। अब बेसिकली आज तक हम लोग क्या सीखते आ रहे हैं, तो ये जो रेज ऑफ लाइट दिखाते थे पहले, यानी जो वेव नॉर्मल्स है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, रेज ऑफ लाइट, ओके। सो सिंपली हम लोग ऐसे दिखाते थे कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और आई इक्वल टू व्हाट, आर। लेकिन वेव फ्रंट के टर्म में कैसे समझना है, तो वो हम लोग ये डेरिवेशन में देखेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि ए बी इज व्हाट, इनिशियल पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट। और वो जो ए बी है वो किसके तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो लेट अस से एक्स वाई इज अ मिरर, या इट इज अ प्लेन ओपेक सर्फेस। तो ये जो ए बी है वो एक्स वाई की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और जब वो एक्स वाई की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो पॉइंट ए है वो पहले रीच होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज ए डैश। सिमिलरली उतने टाइम में पॉइंट बी कहाँ पे रीच होगा, बी डैश पे, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बी डैश जो है, तो उससे जो लाइट वेव्स है, ओके, जितने टाइम में वो पॉइंट सी तक पहुंचेगी, ओके, उतने टाइम में हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए डैश विल एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ओके। और वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, ओके, लाइट वेव्स एमिट करेगा। नीचे की तरफ क्यों नहीं, तो हम लोग बोलेंगे एक्स वाई इज व्हाट, इट इज अ ओपेक सर्फेस। तो जब वो ऊपर की तरफ लाइट वेव्स एमिट करेगा तो हमें ये सेकेंडरी वेवलेट मिलता है, ओके। यू कैन से आपको एक हेमिस्फीयर मिल रहा है, पूरा स्पेरिकल वेव फ्रंट तो नहीं मिलेगा लेकिन एक हेमिस्फीयर मिलेगा, ठीक है, यस। और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जो वैल्यू बीसी का रहेगा, ओके, उतना ही वैल्यू किसका रहने वाला है, एडी का रहने वाला है, ओके। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि बीसी या फिर हम लोग उसको बी डैश सी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है बी डैश सी का वैल्यू क्या रहने वाला है, तो लेट अस से बी डैश से लेके सी तक जो लाइट वेव है उसको टाइम टी लगता है, उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बी डैश सी विल बी इक्वल टू सी इंटू टी, वेयर सी इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ठीक है। और इतने ही टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, द सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए डैश विल कवर एन इक्वल डिस्टेंस ट्रेसिंग आउट एन हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज व्हाट, सी टी। ये क्लियर है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि एडी और बीसी का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। हम लोग बोलेंगे ड्रॉ अ टैंजेंट सी डी टू दिस स्पेरिकल सर्फेस, यानी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हमको मिल रहा है, ओके, यस, ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है तो उसको हम लोग पॉइंट सी से क्या करेंगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सी डी। अब ये जो सी डी है तो वो सी डी क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ओके। तो ए भी इस तरह से आया और बाद में रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जा रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, सी डी। ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे हैं सिंस सी डी इज टेंजेंट ड्रॉन टू द स्पेरिकल सर्फेस, कैन आई से कि एंगल ए डैश डी सी इज व्हाट, 90 डिग्री। ऑल्सो ये भी आपको नोट करना है कि एंगल ए डैश बी डैश सी, ओके, वो भी कितना है, 90 डिग्री। और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ओके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी
एंड ए डैश डी सी, उसमें हम लोग बोलेंगे ए सी क्या है, कॉमन साइड है। तो अभी मैंने जितने भी ओके साइड्स को या एंगल्स को इक्वल किया हुआ है, अगर आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हो ओके, तो हम लोग ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। बाय विच टेस्ट? तो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके यस। तो बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ओके, कि जैसे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं ओके, तो एंगल ए डैश डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डैश बी डैश सी ओके, बोथ आर 90 डिग्रीज। ए डैश डी इज इक्वल टू बी डैश सी, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल टू सी इंटू टी। एंड ये जो ए डैश सी है वो क्या है ओके, दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम ही है, कॉमन साइड है। तो दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग बोलेंगे बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ओके। और फिर हम लोग बोलेंगे एंगल बी डैश ए डैश सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डैश सी डी। ये किससे होने वाला है, सो हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्लियर है? अच्छा, अभी एंगल बी डैश ए डैश सी देख लेते हैं ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको, एंगल बी डैश ओके ए डैश सी। अब बी डैश ए डैश सी कहाँ पे है, दिस वन, एंगल बी डैश ए डैश सी ओके। तो उसका वैल्यू कितना है वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एंगल पी ए डैश एन वो कितना है, आई है। एंगल पी ए डैश बी वो कितना रहेगा, इट विल बी 90 ओके, बिकॉज ये वेव नॉर्मल है और ये क्या है, वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90। मैं बोलूंगा अगर ये एंगल आई है और ये टोटल एंगल हम लोग बोल रहे हैं 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है एन ए डैश पी वो कितना रहेगा, दैट विल बी 90 माइनस आई। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एंगल बी डैश ए डैश सी वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे एंगल एन ए डैश सी भी कितना है, इट इज 90। तो ये 90 माइनस आई ओके, तो ये वाला एंगल कितना रहने वाला है, इट शुड बी आई। ये आपको आया क्या समझ में ओके। तो इससे हम लोग प्रूव करते हैं एंगल बी डैश ए डैश सी इज व्हाट, आई। और जो दूसरा वाला एंगल दिया हुआ है यहाँ पे ओके, दैट इज गिवन एज एंगल ए डैश सी डी ओके। अब एंगल ए डैश सी डी, ए डैश सी डी, उसका वैल्यू क्या बोला हुआ है उन्होंने, आर। अब वो आर कैसे बोला हुआ है, तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो और उसमें ये देखो, ये एंगल कितना है, हम लोग बोलेंगे इफ दिस इज व्हाट, आर, तो ये वाला जो एंगल रहेगा डी ए डैश सी वो कितना रहेगा, 90 माइनस आर। एंगल डी कितना है, 90 है, तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो एंगल डी सी ए डैश या ए डैश सी डी वो कितना रहेगा, आर रहेगा। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये एंगल और एंगल बी डैश ए डैश सी क्या है, इक्वल है। हेंस वी प्रूव दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, आर। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पे, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन और बेसिक ज्योमेट्री यूज की है, और उससे हम लोगों ने एक तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया है ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना, अगर इसमें कुछ डाउट रहा तो आपने क्या करना है, पूछना है। अब सिमिलरली जो अगला डेरिवेशन है दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट एट अ प्लेन सर्फेस। अब कंपेरेटिवली ये क्या है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी जो एक्स वाई है, एक्स वाई वो ओपेक सर्फेस नहीं है या वो मिरर नहीं है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सर्फेस। सेम केस है, हम लोग बोलेंगे कि जो ए बी है वो इंसिडेंट हो रहा है एक्स वाई पे और हमें क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश। लेकिन जितने टाइम में बी डैश से वेव्स सी तक पहुंचेगी उतने टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे ओके, ए डैश विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और अभी नीचे की तरफ वो क्या रहेगा, एक वेवलेट रहेगा ओके। जिसको अब नीचे की तरफ क्यों, तो हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाई क्या है, ट्रांसपेरेंट है। पिछले केस में एक्स वाई क्या था, ओपेक था, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होके जो हमें हेमिस्फेयर मिल रहा था वो ऊपर की तरफ मिल रहा था ओके। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है, जितने टाइम में ओके पॉइंट बी बी डैश से वेव्स सी तक आएगी उतने टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे ओके, जो ए डैश है उससे जो वेव्स है वो कहाँ तक आएगी, पॉइंट डी तक आएगी। लेकिन सिर्फ एक बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये पहला वाला मीडियम है, लेट अस से इट इज व्हाट, एयर, और ये जो दूसरा वाला मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में हम लोग बोलेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2 है, और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1 है। तो रेयर मीडियम में हम लोग क्या बोलेंगे ओके, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू व्हाट, टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि बी डैश सी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है एज कंपेयर टू व्हाट, ए डैश डी। पिछले वाले केस में क्या था, ये दोनों वैल्यूज इक्वल थे क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था इन द सेम मीडियम। अब क्या हो रहा है, लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए ए डैश डी का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू व्हाट, बी डैश सी ओके। आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे बी डैश सी का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सी वन इंटू टी ओके, इफ सी वन इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि जैसे बी डैश से सी तक ओके, लेट अस से टाइम इंटरवल जो लग रहा है वो टी लग रहा है
ओके, तो बी डैश सी का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी सी वन इंटू टी। उतने टाइम में जैसे हम लोग बोल रहे हैं ए डैश जो है इट विल एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट वेव्स एमिट करेगा वो डिस्टेंस कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ए डैश डी। और ए डैश डी का वैल्यू क्या रहेगा, तो इट विल बी सी टू इंटू टी। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द सेकेंडरी वेव्स ओके फ्रॉम ए डैश विल कवर अ डिस्टेंस सी टू इंटू टी in second medium, giving rise to a spherical wavefront and tracing out a hemisphere of radius c to t। ये क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो पॉइंट सी है वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू दिस ओके हेमिस्फीयर। ओके, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है। ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सी डी बोलेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए डी सी, इट इज गोइंग टू बी वॉट 90 डिग्री। ऑल्सो इन द अबाउट एंगल ओके, ये ए डी सी नहीं है, दिस इज ए डैश डी सी। ओके, ऑल्सो इन द अबाउट एंगल ए डैश बी डैश सी, हम लोग बोलेंगे एंगल ए डैश बी डैश सी कितना है, इट इज ऑल्सो वॉट 90 डिग्री। ओके, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके वी कैन प्रूव कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ओके सो जैसे लास्ट डेरिवेशन में प्रूव किया है, हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल बी डैश ए डैश सी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट आई। इसके पीछे कारण क्या है, तो अगर एंगल पी ए डैश एन इज आई और एंगल पी ए डैश बी डैश ये कितना है 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल रहेगा एन ए डैश बी डैश वो कितना रहेगा 90 माइनस आई। तो ये एंगल अगर 90 माइनस आई है तो हम लोग बोलेंगे एंगल बी डैश ए डैश सी को भी क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, आई प्रूव कर सकते हैं। ओके यस। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि अगर ये नीचे के अगर एक्स वाई के नीचे अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे ओके, तो एंगल एन ए डैश एस वो कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, इट विल बी 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर है, बचा हुआ एंगल यानी कौन सा, एंगल सी ए डैश ओके डी। एंगल सी ए डैश डी अगर 90 माइनस आर है तो वी कैन प्रूव इन दिस ट्राइंगल जो ये वाला एंगल रहेगा एंगल ए डैश सी डी वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी आर। तो ऐसे केस में अगर मैं साइन आई को डिफाइन करता हूँ, साइन आई क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट यानी बी डैश सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए डैश सी। और साइन आर क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे अगेन अपोजिट विच इज ए डैश टी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश सी। तो हम लोगों ने साइन आई एंड साइन आर इस तरह से डिफाइन किया है, ये आपको आया समझ में। और इन दोनों का अगर रेशियो लिया तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें से ए डैश सी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा बी डैश सी अपॉन ए डैश टी विच इज इक्वल टू सी वन इंटू टी अपॉन सी टू इंटू टी। स्मॉल टी दोनों के लिए सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिल रहा है आपको, सी वन अपॉन सी टू। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन म्यू टू, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, तो वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। ओके, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ऐसा लिखते हैं वन म्यू टू, तो बेसिकली उसका क्या है डेफिनेशन, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। और ये वन म्यू टू जो है ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओके सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वॉट फर्स्ट। इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट refractive index of the second medium to the absolute refractive index of the first medium। तो ये लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, कैन आई से अगर sin i upon sin r c1 upon c2 है and by definition mu2 upon mu1 is also what, c1 upon c2, hence we can say sin i upon sin r is what, it is equal to mu2 upon mu1। और you can say directly, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin i upon sin r, ये आपको क्या मिलेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन विच इज नथिंग बट इक्वल टू वन म्यू टू। ये क्लियर है, और यही आपका क्या है, दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, यस, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है। ठीक है, यस। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। गिवन दैट ओके, इफ वी से द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, साइन आई का वैल्यू साइन आर से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। therefore sin i upon sin r क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1। दिस शोज दैट कि अगर मैं म्यू2 की बात करता हूँ तो म्यू2 का वैल्यू क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 1। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वी आर सेइंग mu2 upon mu1 is equal to what, sin i upon sin r।
लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फिर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं जो मीडियम 1 है वो हमारा एयर है, या उसको वैक्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं, फिलहाल एयर ही कंसीडर करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या है, इट इज एक्चुअली 1। तो यहाँ पे म्यू 1 का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, म्यू 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके ऑफ द डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर देन 1। और ये ट्रू भी होता है। जैसे ग्लास के लिए म्यू 2 का वैल्यू क्या रहेगा, यानी अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ, लेट अस से सेकंड मीडियम इज ग्लास, तो ऐसे केस में म्यू 2 विल बी इक्वल टू म्यू जी विल बी इक्वल टू व्हाट 1.5। ये जनरल ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं ओके। अगर मैं वाटर की बात करूँगा, इफ म्यू 2 इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, यानी मीडियम सेकंड अगर वाटर है तो उसका वैल्यू आएगा 4/3, और यू कैन से 1.333, ये रिकरिंग रहने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। अभी इससे आपको क्या पता चलता है, एज म्यू 2 इज ग्रेटर देन 1, C1 is greater than C2. The velocity of light in rarer medium is greater than its velocity in denser medium. This conclusion is in total agreement with the experimental result. Okay. Also, it can be seen from the figure that the incident ray and the refracted ray, okay, and the normal, they all lie in the same plane. Okay. तो ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें जो इंसिडेंट रे, ओके, फिर बाद में रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है एन एन डैश, ये सब के सब क्या है, एक ही प्लेन में लाए हो रहे हैं। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जो अगला कंसेप्ट है दैट इज पोलराइजेशन। ओके, हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, ये पोलराइजेशन समझने के लिए, ओके, यस, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। वो ट्रांसवर्स वेव कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक रोप ली है, ओके, वो रोप के एक एंड को क्या किया हुआ है, टाई किया हुआ है, और दूसरा एंड फ्री रखा हुआ है। वो फ्री एंड से हम लोग क्या करेंगे, वो रोप को जर्क प्रोवाइड करेंगे, ओके, इन्हें डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करेंगे। तो रोप के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब वो जो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो ट्रांसवर्स वेव के रास्ते में हम लोगों ने दो स्लिट्स रखी हुई है। स्लिट्स इन्हें क्या, तो पार्टीशन है और वो पार्टीशन में होल्स है, रेक्टेंगुलर होल्स है। तो ऐसे दो पार्टीशन हम लोगों ने क्या किए हुए, एक दूसरे को पैरेलल अरेंज किए हुए, ठीक है। यस, अब ये जो दोनों जो स्लिट्स है S1 एंड S2 वो एक दूसरे को पैरेलल है, और वो इस तरह से है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव के जो वाइब्रेशंस है, ओके, लेट अस से अगर वो वाई डायरेक्शन में, तो हमारे जो स्लिट्स हैं वो स्लिट्स की जो ओपनिंग है वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो इजीली पास हो जाते हैं उसमें से। ये आपको आ रहा है समझ में, ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों पैरेलल स्लिट्स हैं उसमें से एक जो स्लिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री से मूव कर देते हैं, ओके। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे इमेजिन करो, ये दोनों स्लिट है, ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो ये डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, ठीक है। यस, अब ये जो दोनों स्लिट्स हैं, ओके, इनिशियली जब वो एक दूसरे को पैरेलल अरेंज्ड है तो उसमें से ट्रांसवर्स वेव क्या हो रहे हैं, इजीली पास हो रहे हैं, ओके, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो स्लिट के लेंथ से क्या है, कम है। अब हम लोगों ने क्या किया, ओके, एक जो स्लिट है उसको इस तरह से मूव किया, यानी अभी ये ध्यान में रखना है, पहले दोनों पैरेलल थे। अब ये वाला जो स्लिट है, लेट अस से इसको S1 बोलता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ, इसको S2 बोलता हूँ। S2 को क्या कर रहा हूँ मैं, 90 डिग्री से मूव करता हूँ, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जब S2 को हम लोग 90 डिग्री से मूव करते हैं तो अब जो ट्रांसवर्स वेव के डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल होने वाले हैं उनको बहुत ही कम गैप अवेलेबल है। तो उसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेव के वाइब्रेशन है उनका क्या हो जाता है, डैम्पिंग हो जाता है, और आपको जो अदर साइड है वहां पे क्या मिलता है, जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो पहले केस में हम लोग बोलते हैं ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन्स व्हाट, अनअफेक्टेड, ठीक है। और सेकंड केस में हम लोग बोलते हैं when the slit S2 is at right angles to slit S1, no vibrations will pass through it. That is, the amplitude of vibrations will become zero. If instead of producing transverse wave, we produce longitudinal waves in the string at the end A, the vibrations will pass through slit S2 irrespective of the fact that the slit S1 and S2 are parallel or at right angles. अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ट्रांसवर्स वेव की जगह पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, अलोंग द सेम डायरेक्शन होता है। यानी हम लोग बोल रहे हैं अगर वेव्स एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ओके, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो भी कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, सेम डायरेक्शन में, ओके। तो उसके वजह से हम लोग बोलेंगे पैरेलल पोजीशन हो या परपेंडिकुलर पोजीशन हो, ओके, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। यस, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, तो उसका एम्पलीट्यूड अलोंग द लाइन ऑफ ट्रैवल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, हाँ, अगर वो परपेंडिकुलर होता तो सेकंड केस में ये ना, जहां पे हम लोग S2 को परपेंडिकुलर कर रहे हैं S1 के साथ, ओके, वहां पे क्या होता है, उस पर डेफिनेटली कुछ इफेक्ट होता है।
लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट। अब ये स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली ओके, इसके एनालॉजी में हम लोगों को क्या देखना है कि जो लाइट है वो कैसी बिहेव करती है। ओके, यानी लाइट का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स है या लाइट का नेचर क्या है, लॉन्जिट्यूडनल है। लेकिन उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक के लिए हमको एक और लेक्चर लगने वाला है। ओके, लेकिन तो अगले लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट यानी आपका ओके, कंसेप्ट ऑफ पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट और उसकी टर्मिनोलॉजी, फिर उसमें ब्रूस्टर लॉ भी आता है। ओके, यस, ब्रूस्टर लॉ यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू वॉट, टैन ऑफ आई पी। ओके, उसके बाद फिर पोलराइड जो है, तो पोलराइड कैसे बनाते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलराइड। ओके, ये देखना है हमें। और उसके बाद फिर यूजेस ऑफ पोलराइड एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ओके, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमें एक और लेक्चर रखने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।